नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटोमी लेक्चर नंबर 17, 17वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो भी टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये था कि जो फेरिंक्स है एम्फियोक्सिस की, उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। अब फेरिंक्स जो थी उसके लिए आपको बताया था कि ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में सहायक होती है। अब यदि हम बात करें इसमें कि जो कल स्ट्रक्चर देखी भी थी अपने, मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अपने कल जो 69 नंबर लेक्चर था उसके अंदर अपने देखी थी कि जो अपने इसकी फेरिंक्स होती है उसके अंदर दो गिल बार पाई जाती है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार। प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार जो है वो एकांतरित क्रम में होती है, यानी एक प्राइमरी गिल बार, उसके बाद सेकेंडरी गिल बार, उसके बाद प्राइमरी गिल बार, उसके बाद में सेकेंडरी गिल बार। अब देखिएगा कि ये जो गिल बार हैं ये आपस में एक स्नेप्चिकुला द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार दोनों मैंने बताया था ये तंतु में संयोजित की बनी होती है। साथ में इसमें स्केलेटल रोड पाई जाती है जिसको मेसोडर्मल कोर भी कहा जाता है और जो कि जिलेटिन की बनी होती है। उसके बाद में बताया था कि आपको दोनों ही गिल बार जो होती है उसके दोनों ही साइड में, चाहे वो एट्रियल कैविटी वाला साइड हो चाहे वो फेरिंजियल जो फेरिंक्स वाला जो साइड है, दोनों साइड में क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। और सीलिया की इंपॉर्टेंस होती है एक तो वाटर फ्लो बनाए रखने के लिए, एक जो है भोजन को छानने का काम करते हैं क्योंकि ये एक फिल्टर फीड एनिमल होता है। ये बात अपने पहले कर चुके हैं। अब देखिएगा कि जो ये सीलिया हैं उनके अंदर आपको बताया था कि जो चाहे एट्रियल कैविटी वाला एरिया है चाहे फेरिंक्स वाला एरिया, सीलिया लगे होते हैं। और उसके बाद में आपको बताया था कि जो प्राइमरी गिल बार होती है उसके अंदर सिलोमिक कैनाल और ब्लड वेसल दोनों पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी गिल बार जो होती है उसके अंदर केवल और केवल क्या होता है, ब्लड वेसल पाई जाती है। उसके अलावा दोनों गिल बार एपिथेलियल टिश्यू जो सेल्स हैं उनके द्वारा भी बने होते हैं, वो भी उसमें पाई जाती है। और जो इसका स्केलेटल रोड है या मेसोडर्मल जो कोर है वो उसको आलंबन या सहारा प्रदान करती है। अब देखिएगा, अपने बात कर रहे थे कि जब जंतु का यूँ कह सकते हैं निर्माण होता है तो उसमें प्राइमरी गिल बार पाए जाते हैं। और प्राइमरी गिल बार जो होते हैं उनसे फिर जो है पृष्ठ से अधर सतह की ओर एक ग्रूव बनती है, एक मतलब जीवनुमा संरचना पाई जाती है जिसको टंग बार कहते हैं। और वो टंग बार धीरे धीरे गहरी होती जाती है जिससे प्राइमरी गिल बार से क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी गिल बार का निर्माण होता है। तो आज अपने जो बात करने जा रहे हैं जो प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार है, प्राइमरी गिल बार जो है वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी गिल बार जो होते हैं वो जंतु की एडल्ट स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। तो अपने उसका डेवलपमेंट देखेंगे किस प्रकार से उनके अंदर डेवलपमेंट उसका पाया जाता है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम शो कर रहा है अपने को कि किस प्रकार से प्राइमरी गिल बार से सेकेंडरी गिल बार, प्राइमरी गिल रोड से सेकेंडरी गिल रोड, प्राइमरी गिल स्लिट से सेकेंडरी गिल स्लिट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ये डायग्राम अपने को शो कर रहा है। ये आपको शायद डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपने किस हिसाब से बनाया, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये अपनी इस प्रकार से अपने इसकी गिल स्लिट्स बनाई थी, अपने क्या बनाई थी, इसकी गिल फेरिंग्स बनाई थी अपने, अगर याद है तो। फेरिंग्स की दीवार के अंदर इस तरह से इसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, अगर आपको याद है तो। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और वो गिल स्लिट्स होते हैं, ये छिद्र इनको गिल स्लिट कहा जाता है। और नज़दीक के दो छिद्रों के बीच का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, गिल बार। तो ये गिल बार हो गया और ये क्या हो गया, गिल स्लिट्स हो गए। और ये किसके फेरिंग्स है, ये इसकी क्या फेरिंग्स है। ये अपने बात कर चुके हैं, वैसे पहले इसको डिस्कस अपने कर चुके हैं। अब देखिएगा इसके, क्योंकि इसकी जो मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज है, या यूँ कह सकते हैं इसकी जो भ्रूणावस्था है, उसके दौरान इसके अंदर प्राइमरी गिल बार, प्राइमरी गिल स्लिट, प्राइमरी गिल रोड पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है और अडल्ट स्टेज में जब आता है तो इससे अंदर प्राइमरी गिल बार, प्राइमरी गिल स्लिट और प्राइमरी गिल रोड से सेकेंडरी गिल बार, सेकेंडरी गिल स्लिट्स और सेकेंडरी गिल रोड का क्या होता है, निर्माण होता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा अपने देखें कि सबसे पहले अपने बात करें, ये छिद्र आपको दिख रहा है एक, ये छिद्र जो है इसकी जो दीवार है उसको हम प्राइमरी गिल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी दीवार को पूरी को इसको प्राइमरी गिल बार कहते हैं। और प्राइमरी गिल बार के अंदर जो स्कल्टल रोड होती है जो कि जिलेटिन की बनी होती है उसको प्राइमरी गिल रोड कहा जाता है। दिख रही है आपको ये जो लाइन मैंने बनाई है, और डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, प्राइमरी गिल बार को। और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी गिल स्लिट या एम्ब्रियोनिक गिल स्लिट कहा जाता है। या इसको थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं हमने, एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल गिल स्लिट, एक ही बात है, एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल गिल स्लिट भी अपने कह सकते हैं। अब देखिएगा इस प्राइमरी गिल बार के अंदर क्या होता है, या प्राइमरी गिल जो गिल स्लिट है इसके अंदर क्या होता है कि डोर्सल सरफेस पर एक छोटा सा एक जीविका नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक जीविका नुमा संरचना इसमें पाई जाती है। दिख रही है आपको ये जो लटकी हुई दिख रही है आपको, ये पहले से प्रेजेंट होती है, डोर्सल सरफेस की ओर होती है या ऊपर की ओर होती है, अपने ऐसे कह सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टंग बार है, टंग बार यानी जीव के समान संरचना जो कि गिल स्लिट के अंदर लटकी हुई रहती है। अब ये जो टंग बार है ये पहले से मौजूद होती है। अब धीरे धीरे जैसे इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है तो ये जो टंग बार होती है ये क्या नीचे की ओर गहरी होती जाती है। गहरी का मतलब नीचे की ओर घुसती जाती है, या नीचे की ओर खिसकती जाती है, या नीचे की ओर बढ़ती जाती है, अपनी ये कह सकते हैं नीचे की ओर बढ़ती जाती है। ये पुरुष सतह, ये कौन सी अधर सतह, तो अधर सतह की ओर आ रही है, यानी यहाँ छोटी है, एक छोटे से अवशेष के रूप में पाई जाती है, छोटे से भाग के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर क्या इसका आकार बढ़ता जाता है। अब आप देख रहे हो कि जीविका का आकार जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सेकेंडरी गिल बार का निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी गिल रोड का निर्माण हो रहा है, और ये धीरे धीरे सेकेंडरी गिल स्लिट्स का स्वरूप लेने लगते हैं। देख रहे हैं आपको। अब तीसरी स्टेज में आप आइए, ये फर्स्ट स्टेज होगी, ये सेकंड स्टेज होगी, ये कौन सी होगी, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आप देखिएगा जो टंग बार थी वो और ज़्यादा नीचे की ओर आ जाती है, ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा गहरी हो जाती है। गहरी होने से फिर क्या होता है, एक गिल स्लिट कितने भागों में बन जाता है, 2 भागों में बन जाता है। दिख रहा है आपको, 2 भागों में बंट गया। दोनों गिल स्लिट को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी गिल स्लिट या एडल्ट गिल स्लिट कहते हैं, या सेकेंडरी या एडल्ट फेरेंजियल गिल स्लिट आपको दिख रहे हैं, बन गए। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी गिल स्लिट से 2 सेकेंडरी गिल स्लिट बन गए, किसके कारण हमने, टंग बार के गहरा होने से। और टंग बार जब गहरी हो जाती है तो जिससे क्या होता है, जो एक दीवारनुमा संरचना बनती है, उस दीवारनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी गिल बार बोला जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी गिल बार। और यहाँ पर जो पाई जाने वाली रोड क्या कहलाती है, सेकेंडरी गिल रोड कहलाती है। तो इस प्रकार से हम आप देख रहे हैं कि प्राइमरी जो गिल बार होती है उससे सेकेंडरी गिल बार का निर्माण हो गया, और सेकेंडरी जो गिल बार है उससे जो है निर्माण होने के बाद में सेकेंडरी प्राइमरी गिल रोड से सेकेंडरी गिल रोड, प्राइमरी गिल बार से सेकेंडरी गिल बार, प्राइमरी गिल रोड से सेकेंडरी गिल रोड, और प्राइमरी गिल स्लिट से सेकेंडरी गिल स्लिट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये इसका क्या है, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है किस दौरान, इसके एम्ब्रियो से अडल्ट के फॉर्मेशन के दौरान। तो ये अपना जो एक टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसकी फेरिंग्स में फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने फेरिंग्स की संरचना देख ली
कि किस प्रकार से फेरिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है। फिर फेरिंग्स के अंदर गिल बार, गिल रोड और गिल स्लिट्स क्या होते हैं, वो तीनों चीज़ अपने देख ली है। उसके बाद में उसकी जो हमने सेलुलर लेवल पर डायग्राम है वो भी देख लिया है, और उसकी व्यवस्था कैसी थी वो भी हमने देख ली है। यानी फेरिंग्स से संबंधित हमने 3 डायग्राम देखे। पहला तो उसके एक फेरिंग्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वो डायग्राम देखा। उसके बाद में हमने सेलुलर लेवल पर जाकर के देखा कि किस प्रकार से एक फेरिंग्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार, गिल रोड और गिल स्लिट पाई जाती हैं, वो देख लिया। और आज अपने जो डायग्राम देखा है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी गिल बार एंड गिल स्लिट से, यानी प्राइमरी गिल बार से सेकेंडरी गिल बार का निर्माण कैसे हो रहा है, प्राइमरी गिल स्लिट से सेकेंडरी गिल स्लिट का निर्माण कैसे हो रहा है, और प्राइमरी जो गिल रोड है उससे किस प्रकार से सेकेंडरी गिल रोड का निर्माण हो रहा है। ये अपने को आज तीनों चीज़ अपने देख ली हैं। इसलिए फेरिंग्स अपने इस एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, और जिसको आज अपने समाप्त हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक फिर से हल्का सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले भ्रूणीय अवस्था के अंदर एम्फियोक्सिस के अंदर क्या पाया जाता है, प्राइमरी गिल स्लिट पाया जाता है, प्राइमरी गिल बार पाई जाती है और प्राइमरी गिल रोड पाई जाती है। और साथ में क्या पाई जाती है, हल्की एक जीविका नुमा संरचना जो कि पृष्ठ सतह से अंदर की ओर लटकी रहती है, जिसको हम कहते हैं टंग बार। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे अडल्ट में चेंज होता है, उस दौरान क्या होता है कि जो इसकी टंग बार है वो गहरी होती जाती है और नीचे की ओर यूँ कह सकते हैं खिसकती जाती है, खिसकती गई। और तीसरे स्टेज में अपने को दिख रहा है कि जो टंग बार है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है, जिससे प्राइमरी गिल बार से सेकेंडरी गिल बार का निर्माण हो गया। ये कौन से बन गए, सेकेंडरी गिल बार। और इनकी जो छड़ है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी गिल रोड कहलाती है। और इनके से बने हुए छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी गिल स्लिट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसके अंदर प्राइमरी गिल बार, प्राइमरी गिल स्लिट और प्राइमरी गिल रोड से सेकेंडरी गिल बार, सेकेंडरी गिल स्लिट और सेकेंडरी गिल रोड का निर्माण होता है। तो ये अपना जो फेरिंग्स का टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। अब देखिएगा अपनी बात करेंगे इसके अंदर जो है अब अपने इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अपने इसका शुरू करने जा रही हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि हम बात करें इसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर जितने भी सिस्टम पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे तो वो सारे के सारे जो अपर लेवल के कोऑर्डिनेट हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। परंतु उनमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने को पढ़ने को मिलेगी या ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि मतलब हायर कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, और इनके अंदर होती तो है परंतु कम विकसित होती हैं। और ये पता लगता है कि उन चीज़ों की, उन अंगों की शुरुआत इन्हीं जंतुओं से हुई है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आ रहा है, उसका अपने आज बात कर रहे हैं। अब देखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट जो होता है इनके अंदर क्या होता है कि क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है, क्लोज टाइप, यानी बंद प्रकार का होता है। लेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है इसमें क्लोज टाइप, बंद प्रकार का। अब बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर रक्त जो है वो पूर्णतः बंद रक्त वाहिनियों में बहता है, कहीं पर भी रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं आता। पहली बात तो आपको ये समझ में आ रही होगी। और चूंकि आपने मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में और इकाइनोडर्मेटा में, और खासकर हम बात करें हम मोलस्का और आर्थ्रोपोडन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप का पाया जाता है। और लगभग जंतु उनमें आपने पढ़ते आ रहे हैं क्लोज टाइप का होता है। तो क्लोज टाइप की परिभाषा आपको पता ही होनी चाहिए कि इन जंतुओं में रक्त जो है कहीं पर भी रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं निकलता है। तो वो जंतु क्या कहलाते हैं, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जंतु कहलाते हैं। चूंकि हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर बंद प्रकार का पाया जाता है। अब देखिएगा
कि इसके अंदर हर्ट नहीं पाया जाता। तो हर्ट नहीं पाया जाता तो इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है इसमें? ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसके अंदर जो है इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे डोर्सल एरोटा हो चाहे वेंट्रल एरोटा हो, उनके अंदर क्या होता है कि मसल्स पाई जाती हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करती है खुद को, तो जिससे रक्त का प्रवाह एक कंटिन्यूटी में जारी रहता है। और साथ में हम बात करेंगे इसके अंदर एक बल्बिलिस नामक संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं होती है जो कि एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के अंदर पाई जाती है। तो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के अंदर पाई जाने वाली जो बल्बिलिस नामक संरचनाएं हैं उनके अंदर भी क्या है, संकुंचन और शीतलन होता रहता है, तो वो भी रक्त का क्या प्रभाव बनाए रखता है, इसलिए इनमें हर्ट एब्सेंट होता है। अब देखिएगा इसके मैं थोड़ी सी ब्लड की बात आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है ब्लड जो है वो श्वसन में सहायक नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि जैसे जो ब्लड इसके अंदर बहता है फेरिंग्स की दीवारों से होकर के, हमने बात की थी कि फेरिंग्स की दीवार के अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो श्वसन में सहायक होती है, गैसियस एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और CO2 का। तो कुछ वैज्ञानिक तो उस बात को सही मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर चूंकि वर्णक नहीं पाया जाता, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए इसका रक्त जो है वो श्वसन में सहायक नहीं है। तो ये दो प्रकार के मत इसके बारे में दिए गए हैं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर श्वसन होता है, कुछ प्रकार के वैज्ञानिक जो है मानते हैं कि इसका जो ब्लड है वो श्वसन में सहायक है, कुछ मानते हैं कि श्वसन में सहायक नहीं होता है क्योंकि वर्णक इसमें नहीं पाया जाता। परंतु वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इसका रक्त जो है वो सतह के एकदम नज़दीक बहता है, तो वो सीधा ही जल से गैसियस एक्सचेंज कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकतम मत है वो ये मानते हैं कि इसके अंदर पिगमेंट न होने के कारण क्या होता है, ब्लड में कोई प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस होता है और वो श्वसन में सहायक नहीं है। तो इसका ब्लड दो ही काम करता है, ये ऐसा मानते हैं। पहला काम तो करता है कि भोजन का वितरण करने में सहायक होता है, यानी भोजन का परिसंचरण करता है या भोजन का वितरण करता है, और दूसरा ये है कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में काम करता है। तो ब्लड के इसके अंदर दो ही काम माने गए हैं मेनली, कि भोजन को पूरे शरीर में वितरित करना, और दूसरा क्या है इसके अंदर जो बने हुए नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है उनको शरीर में से क्या करना, बाहर निकालना। श्वसन को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों के क्या है, इसके लिए अलग अलग मत हैं। और इसके बारे में अपने सर्कुलेटरी सिस्टम इसको डायग्रामेटिकली अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।